घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। महंगाई भ्रष्टाचार से हुआ कांग्रेस का बंटाधार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार। कहा मोदी पीएम बने तो देश हो जाएगा बर्बाद। बीजेपी ने की प्रधानमंत्री के बयान की निंदा। और आम आदमी पार्टी की सरकार के ठाट बाट। 10 कमरों का डुप्लेक्स होगा मुख्यमंत्री का निवास। मंत्रियों को मिली लग्जरी कार। बड़ा सवाल, क्या सत्ता की है मिसाल या फिर सियासत का है कमाल। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रेस से मुखातिब हुए और क्या क्या तमाम बातों पे कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। और तमाम सवालों का जवाब जो देते नजर आए उसमें कई सवाल ऐसे थे जिनके वो जवाब शायद या तो देना नहीं चाहते थे या देना चाहते थे सिर्फ अपने शब्दों में, और उससे जो सवाल कर रहे थे वो संतुष्ट थे या नहीं। कई लोगों से बातचीत हुई कि जो सवाल का जवाब प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही थी कि वो ईमानदारी से कम पत्रकारों की बातों का जवाब देंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। खैर, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो सबसे अहम बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही कि हो सकता है महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस को नुकसान चुनाव में हुआ हो। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, खुद सुने आप। Well, what is going to happen in months to come, I would not like to speculate, certainly not in this forum, but I will be honest enough to say that it could be that the price rise was a factor in the people turning against the Congress party, and I have explained the reasons why price rise took place, for reasons beyond our control, because international commodity prices were rising, because international energy prices were rising, and these were the factors which made it difficult for us to control prices as effectively as we could have done. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के नेता हैं नंदकिशोर गर्ग जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और उपेंद्र प्रसाद जी हैं। सबसे पहले अवधेश जी, क्या लगता है क्यों प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत महसूस हुई कि इस समय आके मीडिया से वो मुखातिब हो और उनके सवालों का जवाब दे? इसके पीछे प्रधानमंत्री का मकसद क्या नजर आता है आपको? कि पहली बार प्रधानमंत्री, मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि मैं अपने को इस मामले में एक पत्रकार के नाते शायद सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस प्रधानमंत्री ने अभी तक 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया में 3 गलत आ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर राजधानी में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चारों पर मुझे टिप्पणी करने, लिखने और बोलने का अवसर मिला। वो सारे तथ्य मेरे पास हैं। तो ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो कि प्रधानमंत्री का, जिसके पीछे आप कह रहे एक व्यवस्था थी, एक लाचारी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। वो लाचारी 2 कारणों से पैदा हुई है। एक कारण तो था विधानसभा चुनाव के बाद से ही ये जो कांग्रेस ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया, राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार की छवि और महंगाई के कारण जो है लोगों में बिल्कुल कांग्रेस के विरुद्ध जो माहौल बना है उससे हमारी पराजय हुई है। और ये पार्टी के सारे लोग बोलने लगे। तो जाहिर है कि इन चारों राज्यों में पराजय की जिम्मेवारी सीधे प्रधानमंत्री पर सरकार के नेतृत्व करने के कारण जा रही थी। तो उसके बाद एक जो मीटिंग हुई थी अंदर जो है पीसीसी की, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है कांग्रेस की, उसमें जो आज जो बुकलेट बांटा है वो बुकलेट उन्होंने वहां भी दिया था कि हमारे ये फैक्ट हैं। लेकिन जो सोनिया गांधी ने जब बयान दे दिया कि सही समय पर नेतृत्व की घोषणा की जाएगी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी पर सीधे प्रश्न खड़ा हो गया। इनके लोगों ने भी इनको कहना शुरू किया कि आपको देश के सामने आके अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन चूंकि इनको अनुमति नहीं मिल रही थी 10 जनपद से, ये पहले भी आ सकते थे और कहना क्या क्या है ये भी नहीं तय हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी कहना है बगैर वहां की अनुमति के ये कह नहीं सकते थे।
तो इसलिए इनका एक तो अपनी छवि जो अभी तक 10 वर्ष काम किए और सारा कुछ हो रहा है तो वो बताना देश के सामने, और दूसरा साथ ही साथ कि एक स्पष्ट करना कि भाई हमारे पोजीशन क्या है, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या राहुल जी पहले बन जाएंगे बाद में बन जाएंगे। ये दो मूल कारण इस समय वहां था, और कांग्रेस के लिए आवश्यक यह था कि प्राइम मिनिस्टर आकर के और वो बताए कि वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या किया है, ताकि हम उसके रूप में एक नया संदेश दे सकें। बाकी क्या क्या हुआ कंटेंट पर आगे बात करेंगे। जी उपेंद्र जी, आपको लगता है कि जो अवधेश जी कह रहे हैं कि वो उनको एक तरह से व्यवस्था से आके मीडिया से मुखातिब हुए? हम वो तो सही बोल रहे हैं। मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो चाह रहा है कि राहुल गांधी को इसी लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन अब उसका तो अब उसकी पूरी बात उन्होंने खारिज कर दी। वो मनमोहन सिंह पर इसका दबाव था, आज ही नहीं और पहले से भी दबाव था। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे उसके पहले भी एक बार हिंदी के संपादकों की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपना टास्क पूरा करना मैं करूंगा और अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। उस समय मैंने एक लेख लिखा था उसी पर कि भाई आखिर क्या जरूरत पड़ गई। उसमें विपक्ष भी उनके इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा था, कहीं से उनको नहीं कहा जा रहा था कि आप हटिए, कम से कम बाहरी तौर पर जो दुनिया को लगे उसमें ऐसा उन्होंने कहा। तो साफ है कि अंदर से उसी समय एक राहुल गांधी से जुड़ा एक वर्ग है, वो चाह रहा था कि राहुल जी बन जाएं, लेकिन राहुल जी तो तभी बनेंगे जब मनमोहन सिंह जी छोड़ेंगे। तो हमें लगा कि उस दबाव उस समय था, तो उसको क्लियर किया कि नहीं, मैं तो नहीं हटने वाला, मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा और जो टास्क मेरा है वो मैं पूरा करूंगा। आज फिर उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। मेरे पास 4 दिन पहले एक फोन आया एक कांग्रेस के जो नजदीकी, बहुत नजदीकी है सत्ता से, तो उन्होंने हमको बतलाया कि भाई हम लोग यही चाहते हैं कि राहुल जी इसके पहले बन जाए प्रधानमंत्री। अगर राहुल जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने तो बाद में और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उनके लिए। कुछ उन्होंने बतलाया जैसे कि आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में आपको एक बंगला मिल सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि क्या पता वो लोकसभा का चुनाव हार जाएं तो फिर यहाँ सरकारी बंगले का एंटाइटलमेंट वो भी शायद खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या वो फार्म हाउस में जाकर के रहेंगे, फिर वहां क्या नेताओं को बुलाएंगे। माने बहुत तरह की उन्होंने बहुत ऐसी सी बातें की, इसलिए वो थे कि नहीं ये उस समय वो बोल रहे थे कि ये इस्तीफे की घोषणा करेंगे। हमने कहा नहीं, इस्तीफे की घोषणा नहीं करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा ही कह सकते हैं कि मैं आगे प्रधानमंत्री अब नहीं बनूंगा। तो ये जो 17 तारीख की कोई बात चल रही है कि 17 तारीख को कांग्रेस घोषणा करेगी, तो कांग्रेस घोषणा करेगी 17 को, तो उसके पहले मनमोहन सिंह के लिए जरूरी है कि खुद कह दें कि मैं नहीं हूं और मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा। हाँ, मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा और मैं आगे नहीं हूं। ये दो बात कहना उनके लिए बहुत जरूरी था और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यही दोनों बातों के लिए उन्हें कर दिया। वे आप हमको हटा नहीं सकते। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात जिसको कि महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ, इस बात को स्वीकारना, ये बात उन्होंने कहा 3 जो गलतियां हुई है उनको कि रोजगार नहीं बढ़ा पाए, महंगाई बढ़ती रही और भ्रष्टाचार के बारे में जो भी उन्होंने 3 भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने थोड़ा सा गलत तरीके से कहा है जी। भ्रष्टाचार के जो मामले आए हैं इस सामने, ये वास्तव में पिछले कार्यकाल के भ्रष्टाचार हैं। 2G का मामला हुआ, कोल स्कैम हुआ और क्या क्या सब हुआ है। अधिकांश भ्रष्टाचार के मामले हैं इनके पहले कार्यकाल का। ये दूसरे कार्यकाल में जो इनसे गलती हुई क्या कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहते, जन लोकपाल आंदोलन हुआ था तो उसी में कुछ ऐसा संकेत देते कि मैं वास्तव में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कदम उठा रहा हूं और कुछ कदम उठाते। तो इनकी जो विफलता ये नहीं कि भ्रष्टाचार तो पहले हो चुका था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कुछ किया इन्होंने नहीं। अब लोगों को लगा कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो इन पर ये बहुत खराब मैसेज दिया कि आप भ्रष्टाचार को, इनकी अपनी छवि तो बहुत ईमानदार की थी, लेकिन अब कोई नहीं कहता कि मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार आदमी है। क्यों? क्योंकि इन पर पहला आरोप लगा लोगों को कि ये भले ईमानदार हों लेकिन ये भ्रष्ट लोगों के सरदार हैं। दूसरा लगा कि जब कोल वाले में आ गया तो फिर इन पर सीधा आरोप लगने लगा। तो ये मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के कारण नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम नहीं उठा पाने के कारण इनकी छवि, इस बात को महंगाई और भ्रष्टाचार, ये 2 कारण प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हो सकता है उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ हो, लेकिन उन्होंने इसके बहुत सारे और भी कारण बताए कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति किस तरह से है, किस तरह से मंदी का मार है, किस तरह से तमाम जो विफलता उन्होंने वो सीधा उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन तमाम चीजों के अनेक कारण हैं। गठबंधन की जो सियासत है वो उसको भी उन्होंने कहा कि गठबंधन की सियासत के कारण भी चीजें बहुत काम वो नहीं कर पाए जो लोग उम्मीद कर रहे थे उनसे। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री का ये लगभग विदाई भाषण था
मैं सहमत नहीं हूँ दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं से। 17 तारीख को मुझे आज भी याद है, कांग्रेस में जिसको हटाना हो तो बाथरूम में बंद करके भी रिजाइन करा लेते हैं, चाहे वो सीताराम जी से कराया था। आज भी स्थिति ये है। बाकी बातों से सहमत हूँ कि वो इनकी आगे की सिक्योरिटी, एसपीजी की प्रोटेक्शन, बंगला, वो सब मिलता रहे पूर्व प्रधानमंत्री के नाते। डेट वो डिसाइड करेंगे, परंतु राहुल को प्रधानमंत्री बनाना अब उनकी मजबूरी है। और प्रधानमंत्री जी का अपना कोई बेस नहीं, ना अपनी कोई फॉलोइंग है। जिस दिन ये 17 तारीख को वो घोषित करेंगे, उसके बाद एक कोरस उठेगा एक सहगान के रूप में कि नहीं, राहुल जी को अभी से बनाओ, और फरवरी में निश्चित तौर पे बना के, और मेरे ख्याल 20-22 फरवरी से आचार संहिता लग जाएगी। तो राहुल जी पूर्व प्रधानमंत्री के नाते 15-20 साल तक जो एसपीजी की प्रोटेक्शन और जो सुविधाएं हैं वो लेने के हकदार हो जाएंगे। कांग्रेस मान चुकी है कि हमारा भविष्य नहीं। अब भाजपा को और नरेंद्र मोदी को रोकने के सब षड्यंत्र चल रहे हैं, वो अगली आपके मेरे ख्याल उसमें आ जाएंगे भी। मैं इस बात में तो केवल इतना कहूंगा कि ये मनमोहन सिंह जी का, वैसे भी 10 साल में कोई 3 की हो या 4 की हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, परंतु आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लास्ट है जी। और महंगाई को भी इट कुड भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल कोई कारण नहीं है। प्याज की महंगाई का इंटरनेशनल कारण क्या, प्याज उन दिनों में भी विदेश भेजा गया है। ज्यादा इनकी किरकिरी 3-4 चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट घटे। जिस दिन अटल जी गए थे उस दिन 100 बैरल पर के लगभग था, आज भी वही $100 के आसपास है। कभी 105 हो जाता है, कभी 95 हो जाता है, कभी 100। और रेट कितनी बार हो गया, रेट बढ़ रहा है तो आप एक्साइज और टैक्स कम कर सकते हैं। आखिर मनोहर पर्रिकर करने का रास्ता दिखा दिया ना, सब कुछ एक फॉलो हमारी पार्टी ने भी बाकी जगह ना किया। पेट्रोल आज भी 48 रुपये बिक रहा है। तो आप लगातार 20% 25% जो वैट है उसको साइमल्टेनियस क्यों बढ़ाने दे रही है स्टेट, कोई भी स्टेट। अगर गरीबों की जो बात करते हैं, आज हमारे नए सीएम आज 75 पैसे पेट्रोल बढ़ाया। चलिए सीएम पे, नए सीएम पे तो हम आएंगे। महंगाई पे आ रहा था इन 2 चीजों पे इतनी तो आज घोषणा कर दें कि अब नए रेटों के ऊपर वैट नहीं लगेगा। नए पीएम कौन होंगे वो भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के कैंडिडेट पे क्या कहा है वो आप सुने। The Congress President has already answered that question. We will announce our candidate for the Prime Ministership at an appropriate time. और आप देखिए जो यूपीए पे भ्रष्टाचार के जो चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर, उस पे क्या प्रधानमंत्री कह रहे हैं। As far as the charges of corruption are concerned, most of these charges relate to the period of UPA 1. The coal block allocations as well as the 2G spectrum allocation, they were both in the era of the UPA 1. We went to the electorate on the basis of our performance in that period, and the people of India re-entrusted, the people of India gave us the mandate to govern for another 5 years. So whether these issues which have been raised from time to time by the media, sometimes by the CAG, और प्रधानमंत्री ने 2014 में जो शक्ल होगी नई सरकार की, उस पर भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। वो क्या कह रहे हैं। I have indicated in my opening remarks that I am not going to be a candidate for the Prime Ministership if the UPA were to come back into power. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate, and I hope our party will take that decision at an appropriate time. और प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी पे भी निशाना साधा। क्या कहा नरेंद्र मोदी पे, आप खुद सुने। I am full confident that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that
without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it will be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. अवधेश जी, जी। सबसे पहले आखिरी बात जो उन्होंने वहीं से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कई बातें कही, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो देश बर्बाद हो जाएगा। नहीं, बर्बाद क्या, डिसास्टर्स है, मतलब उनका बनना विनाशकारी होगा। बर्बाद हो, विनाशकारी हो, तबाह हो, मतलब शब्दों का आप चयन कर लें, उसमें से कौन सा अच्छा लगता हो जी। नहीं, ये बहुत ही बोले थे देखिए, बहुत ही घोर आश्चर्य का विषय है और ये आपत्तिजनक भी है। ये तीन नजरियों से देखिए, नरेंद्र मोदी शायद भारत के इतिहास का पहला मुख्यमंत्री हैं जिसके विरुद्ध जितना संभव हो सकता था वो सारी जांचें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में केस चले हैं, सीट बैठाया है सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में, इसके बावजूद वहां के न्यायालय तक ने कह दिया कि इनका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद उस व्यक्ति को डिसास्टर्स बताना, और साथ ही साथ उन्होंने एक और लाइन जो बोली है वहां कि क्या मजबूत प्रधानमंत्री का यह मतलब है क्या कि खुलेआम जो है कत्ल होते रहे अहमदाबाद की सड़कों पर और देखता रहे। और उसी न्यायालय ने इन दो शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की कि ये जेनोसाइड जो आप लोग बोल रहे हैं ये कहीं लागू नहीं होता, इस शब्द को हटा दीजिए। उसने कहा है कि ये भारत के शब्द नहीं है, सारे शब्द जो आप लगा रहे हैं, कोर्ट ने डांटा था उनको। तो देश का प्रधानमंत्री इस ढंग से न्यायालय की बात को नजरअंदाज करते हुए और किसी को अगर हत्यारा बता रहा है, तो यह भी मैं समझता हूं कि यह भी भारत में पहली बार हो रहा है। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से इस समय इस अवसाद से गुजर रहा है कि उसकी पार्टी ने, जिसका हाथ था, उस सब ने यह बता दिया कि तुम नकारा आदमी हो, तुम्हारे कारण हमारी पार्टी की पराजय हो गई। इसके साथ एक आदमी नहीं खड़ा है, हालांकि प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि बगैर सोनिया गांधी के हरी झंडी के कोई बड़ा कदम उठा सके, लेकिन वहां कोई नहीं गया है। तो इनको यह लगता है कि इस समय यह भी बोल देने से शायद हमारा कुछ सपोर्ट बेस बचेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस इस ढंग से अगर प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को पर हमला किया है, इसके रिएक्शंस देश में बहुत बुरे हैं। मैं आज देखिए एमजे अकबर से हमारी बात, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, ये अपने हारा हुआ व्यक्ति ऐसे बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी डिसास्टर्स कैसे है, गुजरात में उसने क्या कर दिया है, डिसास्टर्स है। अगर दंगों की बात है तो इनके रिजिम में क्यों नहीं करा रहे? कृष्णा आयोग की रिपोर्ट निकालो, तुम्हारा क्या हुआ, मलियाना का निकालो, मुरादाबाद का निकालो, मेरठ का निकालो। अगर दंगों का सवाल है तो तुम्हारे राज्य में अभी असम के दंगे हुए, गुजरात में 2 दंगे पहले हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जो आज का वक्तव्य था वो अपनी रक्षा करने की दृष्टि से था, और इस समय कांग्रेस में और जो देश में सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, उनके अपने रक्षा का एक ही उपाय है, नरेंद्र मोदी पर कुछ भी बोल दो। लेकिन जितना ही ये नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, वो रबर की गेंद की तरह इनके खिलाफ उलट के चली जाती है। जी उपेंद्र जी, ये जो एक बात प्रधानमंत्री ने कही जिसपे कि बीजेपी को भी आपत्ति है, अवधेश जी को भी आपत्ति है, लेकिन जो बात उन्होंने कही दंगे को रिलेट करके उन्होंने कही कि जो व्यक्ति जब दंगा हो रहा था उसको प्रिसाइड करता हो तो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। अब देखिए, ये इस तरह का वक्तव्य अगर कोई पार्टी का ऑफिस बियरर दे कांग्रेस का, तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नेता लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बोलने की एक परंपरा रही है, वो उनके खिलाफ हो उनके खिलाफ। लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की बात करे, तो ये हमें लगता है कि ये गलत है। क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री हो, दूसरा कोई मुख्यमंत्री है, तो एक ऐसा व्यक्ति वहाँ का मुख्यमंत्री कैसे बना हुआ है? क्योंकि केंद्र को अभी भी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 355 है, आर्टिकल 356 है, उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई एक ऐसा आदमी है जिसने कुछ ऐसा कर रखा है जो कि जेनोसाइड का रूप अख्तियार कर रहा है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है, और इसमें चूंकि ये प्रधानमंत्री है, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहते, पूर्व प्रधानमंत्री होने के बाद इस तरह की बात करते, तब उसको मैं ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानता। अगर ये बात सोनिया गांधी कहें, उसको भी मैं ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानूंगा, राहुल गांधी कहें तो उसको भी मैं ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बाकी जनता को अपने डिसाइड करना होता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इस तरह की बात कहना ये उचित नहीं है, ये हमें लगता है मर्यादा के खिलाफ है, लोकतांत्रिक। प्रधानमंत्री ने आखिर अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात को कहा है, उसके पीछे भी जाहिर है उनकी मंशा होगी, वो भी कुछ कहना चाहते होंगे, साफ साफ संदेश देना चाहते होंगे। नहीं, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, मतलब है कि हमारे यूपीए के लोग जो बोल रहे हैं तो उसमें एक स्वर मेरा भी है, एक है ना कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, तो उसी तरह से आलोचना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, तो अपना एक स्वर मिला रहे हैं।
लेकिन ये स्वर मिलाना गलत है। बाकी हमें लगता है कि और कुछ, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल भाषण है, लेकिन पॉलिटिकल भाषण देते समय आपको उस पद का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम किस पद पर बैठ करके नहीं तो न्यायालय की भी तो अवमानना है ना। अगर न्यायालय की अवमानना है, न्यायालय ने तो साफ कहा। अब तो सवाल यह है कि पहले कुछ भी था, अब न्यायालय ने कह दिया है कि जब सीट ने कहा कि देयर इज नो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी एंड हिज कलीग्स, उसके आधार पर न्यायालय ने पूरी की। और आप तो इसके बाद अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो न्यायालय पर भी टिप्पणी है। चलिए, अरुण जेटली क्या कहते हैं, पहले नंदकिशोर जी के पास आने से पहले अरुण जेटली साहब ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। कोल ब्लॉक आवंटन के समय या 2G के आवंटन के समय जब बार बार उनको लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो रोक सकते थे। उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एक नए तर्क का निर्माण किया। ही मैन्युफैक्चर्ड अ न्यू लॉजिक, और ये नया तर्क था कि भ्रष्टाचार यूपीए 1 में हुआ और उसके बाद मैं 2009 का चुनाव जीत गया। इलेक्टोरल सैंक्शन to a corrupt government wipes out the allegation of corruption. ये पहली बार है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने यह तर्क दिया हो कि चुनाव का परिणाम जीतने से भ्रष्टाचार के आरोप अपने आप में रद्द हो जाते हैं। अब उन्हीं का अगर तर्क ले लिया जाए कि 2009 के चुनाव परिणाम से 2G और कोल ब्लॉक एलोकेशन का धब्बा मिट गया, तो फिर उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था कि मोदी जी 2002 में भी जीते हैं, 2007 में भी जीते हैं, 2012 में भी जीते हैं। तो अपना ही तर्क का लाभ, बेनिफिट ऑफ हिज ओन लॉजिक, वो मोदी जी को भी दे सकते थे। लेकिन मोदी जी ने अपने आप को केवल चुनाव जीतने की वजह से दोष मुक्त नहीं कहा। It was a press conference held really to announce that he would not be available for leadership to the Congress party during and after the general elections. प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था कि ये सार्वजनिक घोषणा कर दे कि 2014 के चुनाव के बाद वो उपलब्ध नहीं होंगे नेतृत्व के लिए। Except the announcement of the fact that he is unavailable for future leadership, the rest of the press conference was intended to be a formality. हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। शक्ति सिंह गोहिल साहब, छोटा सा सवाल है कि अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होंगे, कौन होगा कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? देखिए, हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ने बहुत क्लियरली सवाल का जवाब दे दिया है कि एट अप्रोप्रिएट टाइम वी विल डिक्लेयर अवर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। अगर निजी तौर पे मुझे आप पूछ रहे हो तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसी बात पे मैं भी कहूंगा कि राहुल जी में जो काबिलियत है, एक एजुकेटेड क्लीन चेहरा, पावर के पीछे भागने वाला इंसान नहीं, पर सूझबूझ के साथ काम करने वाला इंसान, जो अपनी पार्टी और अपनी सरकार में भी क्रिमिनल्स के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की बात करने वाले इंसान, मैं मानता हूं कि उससे अच्छा प्रधानमंत्री इस देश का कोई नहीं हो सकता है इस माहौल में। जी, रही बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, शक्ति सिंह जी, आपने बिल्कुल फरमाया कि एक चेहरा है, क्लीन है, ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के अंदर में रह के बात करते हैं,
लेकिन वो उत्तर प्रदेश में पार्टी को नहीं जिता पाते हैं, वो मध्य प्रदेश में नहीं जिता पाते हैं, वो गुजरात में नहीं जिता पाते हैं, वो पंजाब में नहीं जिता पाते हैं, तमाम जगह पे आपको खाली हाथ आना पड़ता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक में बीजेपी का शासन था, राहुल जी का ही नेतृत्व था और कर्नाटक हमने जीता। हिमाचल में हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, हिमाचल में भी हम जीत के आए। हम ऐसे और उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पे हम जीते हैं, कुछ सीट्स में हम जीते हैं, कहीं पे हारे हैं। वो डेमोक्रेसी में हार जीत होती रहती है। और राहुल जी ने जो काम किया एज ए जनरल सेक्रेटरी, उनको चार्ज दिया गया था यूथ कांग्रेस और NSUI का, उन्होंने उसमें एक लॉ लागू किया कि भाई नहीं, किसी की सिफारिश पे यूथ नेता नहीं आएगा, चुनाव जीत के और एक ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेटिक वे में लाए, ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस लाए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी यूथ के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कंप्लेन है, FIR है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और उसमें उन्होंने एक भी एक्सेप्शंस नहीं किया। तो ये इनकी करनी है कि जो खुद बोलती है। और दूसरी ओर एक गुजरात के मुख्यमंत्री है जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और एक कन्विक्टेड, 3 बार गुजरात के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है जी, गुजरात के लोगों ने ही उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए, गुजरात में 90 में जब इलेक्शन हुआ, मोदी का यहाँ पे कोई परछाई नहीं थी, बीजेपी बहुत जोरों से आगे थी। हम लोग सिर्फ 32, मैं भी था उसमें, हम 32 लोग सिर्फ गुजरात में चुनाव जीते थे। आज नंबर उससे डबल है। तो असल में गुजरात में मोदी से आने से भाजपा बहुत पहलवान हो गई, ऐसा नहीं है। असल में लगातार तीसरी बार नंबर और लगातार तीसरी बार गोविंद शक्ति सिंह जी नहीं मांगे, हिंदू मुसलमान करके सोसाइटी को डिवीजन करके। हाँ, मैं कहता हूँ गुजरात में माइनॉरिटी या वोट्स कम है, एक सोसाइटी में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर रहने नहीं दो, और हिंदू मुसलमान करके उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है। उसमें कुछ हद तक RSS और मोदी को सफलता मिली है। पर देश की जो मैच्योर डेमोक्रेसी है उसमें कहीं पे मैं नहीं मानता हूँ इस देश की जनता। गुजरात में पूछ रहे नंद किशोर जी हमारे साथ है जी, गुजरात की राजनीति मैच्योर नहीं है। जब गांधी, पटेल, मुरारजी भाई जैसे राजनीतिक लोग रहे जिनके बारे में सब आदर रखते हैं, और आप विपक्ष के नेता के तौर पे भी हारे, फिर भी आप अपने आप को डबल होके खुश हैं। बहुत खुश रहो, मुबारक आपको। जवाब देंगे? जरूर मैं जवाब दूंगा जी सर जी। कि इस गुजरात में आपने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर रहने नहीं दिया है। हार और जीत के आधार पर नहीं होता है। आप कैसे चुनाव, फिर भी आप जीते, आपको मुबारक। पर आप जो पोजीशन हुई है आज गुजरात में आपने अगर डेवलप किया है तो विकास के नाम पे क्यों वोट नहीं मांगते हो? जब भी चुनाव आता है आप वही बात लेके चलते हो जहां पे हिंदू मुसलमान करवाते हो। आप अगर पाक साफ हो तो सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट आपकी एक सवाल, ट्रायल कोर्ट को कहते हो कि हमें क्लीन चिट मिल गई। एक सवाल के एक मंत्री है भाजपा के, शक्ति सिंह जी, उसको ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी। तब मोदी की दलील, भाजपा की दलील है कि ये तो नीचे की कोर्ट है, अभी हाई कोर्ट बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। SIT के चेयरमैन राघवन साहब CBI के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। वही लॉजिक आपके ऊपर नहीं लागू पड़ता है जब आपको ट्रायल कोर्ट ने कहा शक्ति जी का रिपोर्ट आपके खिलाफ है। शक्ति जी, राघवन साहब CBI के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, जो सिट के भी चेयरमैन थे। उन्होंने जिस दिन स्पेशल कोर्ट का जजमेंट आया उसके कमेंट्स आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। कृपया राघवन जी के खिलाफ हमने पहले से आवाज उठाई थी। अच्छा, लगाया तो आपने ना, वो भी उस टीम के अंदर टिंटेड ऑफिसर्स को लिए थे। तो टिंटेड ऑफिसर आपका होम मिनिस्टर का एडवाइजर है मिस्टर शर्मा। जो टेंटेड ऑफिसर है वो होम मिनिस्टर का एडवाइजर है सिक्योरिटी का। कैसे टेंटेड ऑफिसर है? मोदी को प्रमोशन देना पड़ा था। टेंटेड तो है ना, प्रमोशन आपको देखने एक भी केस रिटायरमेंट के बाद दोनों भाई जेल में और उसको प्रमोशन देना पड़ा। शक्ति सिंह जी, एक सवाल पूछ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए तबाही, डिजास्टरस हो सकता है। ऐसी स्टेटमेंट पहले, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में ये बयान, जबकि कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिला हुआ है, कितना वाजिब है, कितना जायज है?
देखिए, मनमोहन माने कृष्ण का ही नाम है। जैसे शिशुपाल 99 गालियां बोला तब तक माफ किया, फिर कृष्ण भी गोपियों के चीर हरण करने वाले कृष्ण तो कोई नहीं है। मनमोहन सिंह जी के लिए गाली गलौज जैसी भाषाएं यूज की। आज मनमोहन सिंह जी ने सिंह इज किंग, उन्होंने भी अपनी बात रखी है और वो बड़े लॉजिक के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिस्ट है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने देखा कि गुजरात के कैग के रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी ने 1,56,000 करोड़ का कर्जा लिया है। पहले गुजरात के ऊपर कोई कर्जा नहीं था और कैग लिखती है कि इस कर्जे की वजह से आज पता नहीं चलेगा। अरे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अरे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट 1600 करोड़ रुपया प्रतिदिन कर्ज पर चल रही है, वो भी बढ़ने वाला है इस समय। तो कैग ने नहीं, अरे इस समय देश जरा आप सुनने की जरा नहीं सुनने की, अब ये सुनने के लिए ये आपके प्रवचन सुनने का विषय नहीं है सर। ये उसी कैग ने गुजरात में आप अगर गलत फैक्ट देंगे उसको काटा जाएगा। इस समय कर्ज के मारे भारत की हालत बुरी है। हम आपके कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमको सोना गिरवी रखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखती है? नहीं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमको सोना गिरवी रखना पड़ेगा। कर्ज भी सभी को नहीं मिलता। गुजरात की इकोनॉमी जो है, गुजरात की इकोनॉमी में हॉट मनी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीजें लगाई गई है। कहा कि गुजरात तो पहले से स्वस्थ था, बीमारू तो मोदी ने बनाया, कर्जा नहीं था गुजरात में। कर्ज मिलता भी नहीं सभी को। अगर कर्ज को रिपेमेंट करने की क्षमता नहीं होती है तो कर्ज नहीं मिलता। इस समय यूपी गवर्नमेंट को कर्ज नहीं मिलती है, इसलिए कि जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास कोई नहीं मिलता है इस समय। अरे ये तो सच्चाई, इस समय गुजरात का की इमेज ऐसी है कि कहीं भी वो विदेशी बैंक से भी चाहेगी वो तो 1-2 लाख करोड़ रुपया उसको लोन मिल जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, क्या कहता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा आपने राम के नाम पे वोट लिया, आपने राम सेवकों को जलाया गोधरा में, उसके बाद रहीम के बंदों को मरवाया। अरे तो आपको राम प्रिय है तो काम आप ही करवा दीजिए। सुशासन है हमारी सरकार थी कांग्रेस की, कार सेवक बहुत सारे गुजरात आए, किसको खरोच हमने नहीं आने दी। एक बात बताएं, आखिर हमारे पास समय शक्ति सिंह जी, जिम्मेवारी मोदी ने की। शक्ति सिंह जी ना सॉरी कहते हैं ना रिग्रेट कहते हैं, शक्ति सिंह जी राजनीति करते हैं। शक्ति सिंह जी, चिट कोर्ट ने कहा भी आपको, अभी हाईकोर्ट बाकी है, शक्ति सिंह जी कोर्ट बाकी है। शक्ति सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के सरकार रहते हुए देश में सैकड़ों दंगे हुए, मुंबई से लेके भागलपुर, भागलपुर से लेके मेरठ से मलियाना से मुजफ्फरनगर, कहां कहां मुरादाबाद, हर जगह दंगे हुए और उन तमाम दंगों में भी हजारों लोग मारे गए। आज 93 मुंबई ब्लास्ट के बाद श्री कृष्ण कमीशन के रिपोर्ट पे आप बैठे हुए हैं, वहां पे आपको नहीं लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात में दंगे हुए वहां पे आप उसको निशाना बनाते हैं। ये दो मुंही बातें क्यों? बाकी जगह पे जहां पे दंगे हुए कोई एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। गुजरात में 27 एक्शन का रिएक्शन हुआ, वहां पे कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन तक गुजरात में सर गुजरात के दंगों में 269 लोगों को सजा हो चुकी है, 269 को सजा हो चुकी है। मरे कहीं पर भी रायट सब जगह होते हैं, निंदनीय है, और कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। गुजरात कांग्रेस के लोग भी हैं। आश्चर्य का विषय है, गुजरात दंगों में जो सजा हो रही है उसमें कांग्रेस के लोग हैं, संख्या भले कम है। अरे क्या बात करते हो आप? क्या बात करें? आपको बता दो, मैं नहीं मानता हूं, माम किसी को बचाना नहीं चाहते। दुश्मन है गुलबर्ग सोसाइटी में तो नाम है, उसमें आपके कॉर्पोरेटर तक का नाम है। हम दंगे के किसी साथी को कहीं पर साथ नहीं रखना चाहते, वो भाजपा की राजनीति है। हम तो कहते हैं कि हैंग देम, चाहे कांग्रेस का हो भाजपा का हो, वो इसी तरह से बोलते श्री 90 मुंबई राइट के बाद श्री कृष्ण कमीशन के रिपोर्ट पे जिस तरह से बैठे हुए हैं उस पर भी कुछ बोलते प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा रहता। बोल लेते, कुछ सीखते। 3000 लोग दिल्ली में मरे थे और ये कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज भी एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। पता है आपको, भाषण में उन्होंने ऐसा ही बोल दिया था विजय मल्होत्रा के सामने कि ये लोग भी शामिल थे, वो आगे थे। चलिए एक चुनाव लड़ा मनमोहन सिंह, पेट्रोल डाल रहे थे। चलिए, शक्ति सिंह जी की रिपोर्ट में लिखा है कि कलेक्टर
शक्ति सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। अब केजरीवाल है, हाँ? मैं तो लूंगा राष्ट्रपति भवन। कोई बात नहीं मिलेगा, सोचने में क्या गलत है? सोचना पाप है क्या? और क्या? ये देखो, ये उसको पता है किस कारण से मुझे चाहिए। केजरीवाल पे बाइट है, केजरीवाल पे बाइट। दिखाओ। I heard the speech of the Congress leader in the assembly.